हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के बारे में। पोटेंशियल वेल का जो लॉजिक है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। उसमें भी हमने पोटेंशियल वेल को लिया और हमने जो है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को फाइंड आउट किए थे। इसमें भी हम वही करने वाले हैं, बट यहाँ पर एक बहुत स्पेशल रिजल्ट मुझे मिलने वाला है जो हमने वहाँ पर फाइंड आउट हम उसको नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर हम इस पोटेंशियल वेल को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो एक पोटेंशियल वेल है अपने पास में, ये पोटेंशियल वेल है और एक m मास का पार्टिकल है और ये m मास का पार्टिकल इस पोटेंशियल वेल में क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ये पोटेंशियल वेल की साइड्स हैं। कुछ चीज़ें मैंने से मानी है कि पोटेंशियल वेल की जो साइड्स हैं वो क्या है आपकी, वो जो है आपकी पूरी तरह से रिजिड है और साथ ही साथ ये पूरी तरह से रिफ्लेक्टर है, मतलब पूरी तरह से ये रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब कह सकते हैं अपन इस चीज़ को कि ये पूरी तरह से इलास्टिक है, किसी प्रकार से पार्टिकल टकराने पर एनर्जी का लॉस नहीं होता। x बराबर इस रेंज के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल की जीरो है, मतलब पार्टिकल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर मूव करता है। साथ ही साथ Vx इजिकल टू आपका इन्फिनिटी ऊपर कैसा हो जाए, आपका जीरो है, मतलब x ग्रेटर देन ए के लिए इस साइड में आपका जो है ये पोटेंशियल क्या है, आपका इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल पाएगा और वो अंदर ही मूव करता रहेगा और अंदर भी किसी प्रकार से फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। आपका इसका मतलब ही यही होता है कि अंदर किसी प्रकार से फोर्स नहीं लगता है। कि अंदर अगर हम फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखें तो 11th क्लास में आप लोगों ने रिलेशन देखा था और वहाँ पर आपने बिल्कुल इस चीज़ को कहा था, अगर आप v बराबर जीरो कर दो तो f बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इस पोटेंशियल वेल के अंदर किसी भी प्रकार से पार्टिकल पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, जीरो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। और ये कंडीशन मैंने इसके लिए, साथ ही साथ मैंने इसका एक रेफरेंस पॉइंट लिया है और रेफरेंस पॉइंट लिया है मैंने O। और इस O रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो आपका पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल कैसा है, सिमेट्री रीजन में आता है। इसके इस तरफ प्लस ए की कंडीशन, इसके इस तरफ माइनस ए की कंडीशन, नेगेटिव कंडीशन है। इसका मतलब इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में बॉक्स कैसा है, आपका सिमेट्री है। मतलब अगर मैं v माइनस एक्स रखता हूँ और फिर वी एक्स रखता हूँ तो v माइनस एक्स में भी आपकी पोटेंशियल जीरो है, वी एक्स में भी आपका पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो v माइनस एक्स बराबर वी एक्स, ये आपकी पोटेंशियल की कंडीशन को शो करता है। साथ ही साथ अंदर चूंकि जब वेव पार्टिकल चलता है इसके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और जब ये पार्टिकल चली तो ऑब्वियस बात इसके साथ कोई ना कोई वेव फंक्शन होगी। तो वेव फंक्शन अपन साइन एक्स ले लेते हैं, अंदर इस साइन एक्स की वैल्यू और बाहर इस साइन एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और बाउंड्री पर भी बिकॉज ऑफ इन्फिनिटिव कंडीशन अपन ले रहे हैं, इसलिए बाउंड्री पर भी क्या होगा, आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस मैंने ले ली है। अब मैं इसको यहाँ पर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि आपकी जो इसकी विड्थ है ना, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये इसकी विड्थ है आपकी कितनी है, 2a विड्थ का है। ऑब्वियस बात है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है तो जीरो इधर से है, मतलब कितना है 2a विड्थ का मैंने इसको यहाँ पर लिया है और 2a विड्थ का मैं इसको यहाँ पर मान के चल रहा हूँ। और अब हम यहाँ पर बोलते हैं कि बाहर की तरफ चूंकि साइन एक्स जीरो है तो बाहर पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, अंदर ही सिर्फ प्रोबेबिलिटी होगी, बाहर कोई भी इसकी प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के जाने की नहीं है और बाहर ये पार्टिकल नहीं हो सकता है। तो अब अपन यहाँ से इसके लिए जो है इसको सॉल्व करते हैं और आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं और केवल इस पोटेंशियल वेल के अंदर रह करके ही हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि जब आपका ये कंडीशन होती है x इस ग्रेटर x इज लेस देन a के लिए, मतलब आप जब ये वाली कंडीशन लगाते हो तो फॉर दिस कंडीशन मैं लिख देता हूँ आइगन जो आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, बिकॉज टाइम पर डिपेंड नहीं है यहाँ पर आपका पार्टिकल यहाँ कहीं भी हो सकता है आपका। आप नहीं कह सकते सर 5 सेकंड पे या 10 सेकंड पे यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये फ्री रैंडमली मूव कर रहा है, किस जगह पार्टिकल है, कहाँ पर है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बस इस बॉक्स में पाए जाने की इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। भाई किस टाइम वो किस जगह होगा ये मेज़र नहीं किया जा सकता, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है d2 साइन x और बिकॉज ऑफ x डायरेक्शन वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ इसलिए dx स्क्वायर और प्लस साथ में कितना होता है आपका vx वाला पोर्शन होता है। तो vx साइन x दैट्स इज इक्वल टू e साइन x। ये vx साइन x क्या है, vx आपका जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाती है। तो यहाँ से जो मुझे मिलता है इसको सॉल्व करके फाइनली मैं लिखता हूँ तो d2 साइन x ओवर
डी एक्स स्क्वायर दैट्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस लिख देता हूँ इसको मैं, और इसको लिख देता हूँ मैं के स्क्वायर और साइन एक्स दैट्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल जाती है यहाँ पर, जहाँ आपका के स्क्वायर क्या है, तो के स्क्वायर है आपका 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है मुझे। तो ये दो इक्वेशन मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ, और दोनों इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड मुझे यहाँ पर मिल जाती है। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो आगे हमारे पास में हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं, है ना। मान लेते हैं इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, वही आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है पी आई प्लस सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्शियल इंटीग्रेटेड फंक्शन, और उससे अपन इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, और इसका सॉल्यूशन मेरे पास में आता है साइन एक्स दैट्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इक्वेशन थर्ड, जहां पर ए और बी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपका मिल जाता है साइन एक्स बराबर, ये इक्वेशन मिल जाती है, ये आपका जो है सॉल्यूशन आता है इस इक्वेशन का। अब हम इसके और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगाते हैं। मैंने कहा कि इन्फिनिटी पर साइन एक्स बराबर 0 है, तो बाउंड्री की वॉल पर भी क्या होना चाहिए, आपका साइन एक्स बराबर 0 होना चाहिए। मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, आपकी साइन एक्स क्या होनी चाहिए, ये 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन एक्स इसके लिए 0 होगा, तो यहाँ पर मैं इस कंडीशन को लगाता हूँ। तो x इज इक्वल टू प्लस ए की बात करता हूँ पहले तो मैं, तो प्लस ए जब मैं रखता हूँ इसके अंदर यहाँ पर x की जगह, तो मुझे ये इक्वेशन मिलती है a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के ए। एक्स की जगह कितना रख दूं मैं, ए रख देता हूं कि ए की बात कर रहा हूं मैं, दैट्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 मिल जाती है मुझे। एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस से पुटअप करता हूं इसमें, तो माइनस से पुटअप करूंगा तो क्या होगा, ये इस पे तो बन जाएगा माइनस का ए साइन ऑफ के ए, क्योंकि एक्स की जगह माइनस से रखूंगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और प्लस बी और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, जानते हैं। तो यहाँ से मुझे x की जगह a रखने पर ये, और इज इक्वल टू अगेन साइन एक्स 0 होगा, तो ये मुझे मिल जाता है। इक्वेशन नंबर 5 मुझे मिल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर दो। जब 4 और 5 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये मिलता है कितना, ये तो ये कैंसिल हो जाता है, और कितना मिलता है 2b cos के a बराबर 0, ये मिलता है मुझे यहाँ पर। या 2 को भी उठा के 0 के बटे में ले जाऊं तो मुझे मिलता है सिर्फ b cos के a। ठीक है, ये मुझे मिलता है दैट्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ जाती है 6। और जब मैं 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूं ना, तो घटाऊंगा तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा आपस में, और जुड़ के 2a साइन के 2 चला जाएगा बटे में वापस, तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से मेरे पास मिल जाएगा a साइन के a। ये मुझे कंडीशन मिल जाती है और दैट्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इक्वेशन नंबर 7 हो जाती है। अब आपके a b साइन के और कॉस के a कॉमा b एंड साइन के a कॉस के a, ये कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों, अगर a और b एक साथ 0 हो जाते हैं तो आपका वेव फंक्शन ही 0 हो जाता है। वेव फंक्शन 0 हो गया, इसका मतलब आप पार्टिकल आपका बॉक्स से बाहर निकल गया, फिर आप इसको इसका सॉल्यूशन नहीं कह सकते। दूसरी चीज, अगर कॉस के और साइन के एक साथ 0 हो गए तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये चारों एक साथ 0 नहीं हो सकते, बट हमें इस इक्वेशंस को फॉलो करना है 6 और 7 को। तो इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस लग जाती है, और 2 कंडीशन क्या होती है, उस 2 कंडीशंस में पहली कंडीशन मेरे पास जो हो जाती है वो बन जाती है कि a इज इक्वल टू मैं 0 ले लूं, एंड साथ में देखो a इज इक्वल टू 0 ले लूं मैं, a इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, और cos के को 0 ले लेता हूं। मैं a और b को एक साथ 0 नहीं ले रहा हूं, मैंने ले लिया a और b में से, मैंने a को तो 0 कर दिया और b को नॉन 0 बना दिया। ठीक है, और इसको 0 ले लिया और इसको नॉन 0 बना दिया, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई, और हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पर हमारा फंक्शन भी 0 नहीं हो रहा है।
तो ए और बी एक साथ, और ये एक साथ नहीं हो सकता, तो मैंने ए को तो जीरो ले लिया और बी को नॉन जीरो लेते हुए कॉस के ए को जीरो ले लिया। एंड ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 8। और दूसरा मैं कंडीशन कहता हूं कि मैं बी को जीरो ले लूँ और ए को नॉन जीरो कर दूं, और साथ ही साथ मैं क्या कर दूं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए साइन के को भी क्या ले लूं, जीरो के बराबर ले लूं। तो उपरोक्त कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है और हमारा वेव फंक्शन भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा था ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, तो वो नहीं हो रहे हैं देखो। तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पर मिल जाती है, इक्वेशन 9 आ जाती है। तो ये कंडीशन में इस प्रकार से इसकी ले आता हूँ। अब क्या करता हूँ इसमें मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन के आधार पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। इक्वेशन 8 से मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 8 से मैं लेता हूँ कॉस के ए, चलिए थोड़ा साइड में यहाँ लिख देता हूँ, कॉस के ए दैट्स इज इक्वल टू क्या है आपका, जीरो है। और जीरो का मतलब क्या होगा, मैं क्या रख सकता हूं यहां पर, कॉस पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 डैश 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 लिख सकता हूं। मतलब के ए बराबर जो मुझे मिलेगा ना, वो मुझे मिल जाएगा एन पाई अपॉन में 2, और ए को उठा के इसके बट्टे में ले आऊं तो 2a, ये कंडीशन मुझे मिल जाती है। एन पाई अपॉन में 2, के की वैल्यू मिल जाती है मुझे। और इस कंडीशन से लेकर के मैं a बराबर 0 इस समीकरण में पुटअप कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, तो साइन x जो मुझे मिलेगा, ये साइन x बोल देता हूं, साइन x इज इक्वल टू पहला फंक्शन, पहला आइगन फंक्शन मिलेगा मुझे, a की जगह 0 ये बचा है, तो क्या बन जाएगा b कॉस, और इस x की जगह क्या रख दूँ, k की जगह क्या रख दूँ मैं, तो n पाई x अपॉन में 2a। ये हो गई इक्वेशन नंबर 11। आ गया बिल्कुल भाई, इस k की जगह मैंने क्या रख दिया, n पाई अपॉन 2a रख दिया मैंने इसके अंदर, तो n पाई अपॉन में 2a मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अगेन अब मैं लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 ले लेता हूँ, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। ये पहला वेव फंक्शन मुझे मिलता है इसके अंदर, पहले सॉल्व करता, बाद में अपन इसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मैं ले लेता हूँ b बराबर 0 एंड साइन के ए बराबर 0, तो मैं ले लेता हूँ साइन के ए इज इक्वल टू 0, ये ले लेता हूँ। और 0 का मतलब क्या होगा, क्या क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह में, साइन पाई। यहाँ पर n की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, n की वैल्यू ले रहा हूँ मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, 1 3 5 डैश डैश डैश, ये कंडीशन ले रहा हूँ। क्यों 1 रखूँगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ 1 रखूँगा मैं n पाई, के बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 1 के लिए, 3 के लिए 3 पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 3 पाई सबकी वैल्यू 0 होती, तो n की वैल्यू 135 ले रहा हूँ मैं। साइन के बराबर कितना लिख देता हूँ, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तो मैं लिख देता हूँ इसको के ए बराबर एन डैश पाई। यहाँ पर आपका एन डैश क्या है, एन डैश इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 है, हर वैल्यू के लिए 0 वैल्यू होगी। बट मैं इसको इसकी टर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से के ए इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं इसको मैं 2 एन डैश पाई अपॉन में 2, ऐसा लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और मैं लिख देता हूं के इज इक्वल टू एन पाई अपॉन में 2a, और ये इक्वेशन मिल जाती है मेरे पास 12, जहां आपका जो एन डैश है ना वो 2n के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होगी n है वो 2n डैश के बराबर है, 2 4 6 डैश डैश डैश। अरे भाई n की वैल्यू, एन डैश की वैल्यू 1 रखोगे इसमें तो 2 एकम 2, एन डैश की वैल्यू 2 रखोगे 2 दूना 4, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 4 6 मिल जाएगी मुझे। मैंने इसको इसके जैसा लिखा है क्योंकि मुझे अभी आइगन फंक्शन एक जैसे बनाना है। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 में रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम अगेन थर्ड इक्वेशन जो उसको पुटअप कर रहा हूं मैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली रही। तो क्या मिल जाएगा, देखो b बराबर तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 बचेगा, ये तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको साइन x दैट्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, साइन x बराबर, ये तो 0 हो चुका है, a बचा है तो a और साइन kx, k की जगह ये रख दूं तो n पाई अपॉन में 2a
इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 13। अब ए और बी अपने पास कांस्टेंट है, यहाँ बी कांस्टेंट है, वहाँ ए कांस्टेंट है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अपन नॉर्मलाइज कर देते हैं कंडीशन को, ए और बी की वैल्यू से मिलेगी मुझे। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि आपका माइनस ए से प्लस ए के बीच में जो आपका साइन एक्स स्टार साइन एक्स दैट्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब अगर हम भाई साइन स्टार एक्स, और साइन एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स का स्क्वायर। और मैंने कहा भी था इस वेव फंक्शन पर साइन एक्स का स्क्वायर क्या था, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या देता है, हमें प्रोबेबिलिटी देता है इस पार्टिकल की इस रीजन में, इस बॉक्स में पाए जाने की। और चूंकि पार्टिकल पूरी तरह से इस रीजन में ही है और रीजन में रहेगा, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इसके अंदर पाए जाने की, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहती है कि इस बॉक्स में अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का इसके साथ मल्टीपल करें और वो 1 आ जाए, मतलब इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, वो हो जाती है 1। अब मैं पहले इक्वेशन लेता हूँ, कौन सी, ये लेता हूँ, चाहे इसको साइन एन एक्स बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इसको बोल देता हूँ साइन एम एक्स बोल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो साइन एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, साइन स्टार एक्स इसको, और मैं सॉल्व करता हूँ तो बी कॉस एन पाई एक्स टू ए का स्टार, तो आयोटा तो है नहीं इसमें, तो ये तो ऐसा रहेगा। और फिर वापस से यही रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, मेरे पास आएगा ये माइनस ए टू प्लस ए बी स्क्वायर, और कितना है कॉस स्क्वायर, कितना है, ये बन जाएगा एन पाई एक्स अपॉन में कितना है आपका, इसके छोटे से में इसके बटे में 2a, यही तो है, और इजिकल टू कितना है आपका 1। बी स्क्वायर में बाहर ले लेता हूँ, तो बी स्क्वायर ले लिया बाहर मैंने, और यहाँ से इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ, भाई आप बिल्कुल है, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, बाकी बाद में डायरेक्ट लिखूंगा। तो माइनस ए टू प्लस ए, ये लिख दूंगा 1 माइनस साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन में 2a, और इसके बटे में 2, अरे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला साइन के रूप में चेंज करने के लिए, ये हो जाएगा 1। और किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट, dx के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, dx, क्योंकि 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। x पॉजिटिव x डायरेक्शन में पार्टिकल आपका मूव कर रहा है ऐसे। अब देखो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, जब इंटीग्रेट करूँगा ना तो हम ये जानते हैं साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, या इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सेकंड टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी, हो गया। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका, तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाय में 2 है, और ये बन जाएगा x, और अपर लिमिट लोअर, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2a बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, a ही तो बचेगा। तो बी स्क्वायर a इंटू 1, तो बी स्क्वायर की b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 1 अपॉन में a, ये तो आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर किस में रख दूं, इक्वेशन नंबर इसको रख देता हूं मैं 11 में ला करके। तो फ्रॉम इक्वेशन 11 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 11 से मुझे यहाँ पर मिलेगा कि ये हो जाएगा आपका साइन एन एक्स दैट्स इजिकल टू कितना है आपका 1 अपॉन में अंडर रूट a, और कितना है आपका कॉस एन पाई एक्स अपॉन में 2a, इक्वेशन नंबर 14। ये पहली आइगन फंक्शन मिलता है मुझे इस कंडीशन के लिए। भाई ए और बी अननोन था, हमने नोन कर लिया, तो पहला आइगन फंक्शन मुझे मिलता है इस पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल और सिमेट्रिक कंडीशन के लिए। सिमेट्रिक कंडीशन इसलिए मुझे 2 फंक्शन मिल रहे हैं, एक इस वाले के लिए, एक इस वाले के लिए। अगर 0 2 था तो इसे नहीं मिलता, हमने एक ही फंक्शन निकाला था, पहले हमने किया भी था इस डेरिवेशन को। 2 फंक्शन मिल रहे हैं, कॉस के रूप में, साइन के रूप में, क्योंकि हम 2 सिमेट्री मान रहे हैं इसको। तो अब देखो जरा यहाँ से क्या होगा, अगेन मैं क्या करूँ, मैं फिर से वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन में 13 की बात कर लेता हूँ, उसको भी नॉर्मलाइज कर देता हूँ मैं। तो क्या बनेगा आपका, वही वाली ये वाला फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो ए स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, माइनस ए टू प्लस ए, और ये बन जाएगा साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में 2a डी एक्स दैट्स इज इक्वल टू 1। यही तो होगा वैल्यू रखने पर, और साइन स्क्वायर हो जाएगा ये,
क्यों? क्योंकि सेम साई एम मल्टीप्लाई। इसको फिर से मैं चेंज करूँगा तो क्या फार्मूला होता है आपका कॉस वाला टर्म है, साइन का कॉस की टर्म में, तो वो बनता है आपका फिर से क्या हो जाएगा, अगेन सॉल्व करूंगा इसको तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की टर्म में लिख सकता हूँ इसको मैं, है ना, cos 2 थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या है पूरा कंप्लीट होकर के ये वैल्यू मेरे पास फिर से कितनी आती है, ये वैल्यू मेरे पास फिर से आती है a स्क्वायर इंटू ये बन जाता है आपका a, क्योंकि ऊपर 2a बनेगा सॉल्व होने के बाद में, नीचे बटे में 2 फिर से रहेगा, तो a स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 अपॉन में a, ऐसा बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन a मेरे पास मिल जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका, इस इक्वेशन को रख देता हूँ इक्वेशन नंबर कौन सी में, इक्वेशन नंबर में बात कर देता हूँ फ्रॉम 13 में रख देता हूँ उसको उठा करके मैं, तो क्या मिल जाता है मुझे, यहाँ से मिल जाता है साई एम एक्स, और क्या मिल जाता है मुझे, साई एम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन में अंडर रूट a, और कितनी है आपकी साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में 2a, इक्वेशन नंबर 15 आ गई आ गया। तो हमने जब इस पोटेंशियल वेल के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास पहला आइगन फंक्शन ये आया, दूसरा आइगन फंक्शन ये आया। ये 2 पार्ट्स में ब्रेक क्यों हुए, इसीलिए ब्रेक हुए हैं क्योंकि हमारे पास में हमने इसको सिमेट्री कंडीशन के अकॉर्डिंग माना है। फिर सुन लेना कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल इस एम मास का पार्टिकल है, वो इसमें मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। एग्जाम में आपको इसी प्रकार लिखना है, पूरा का पूरा डायरेक्ट करोगे तो नंबर पूरे आपको नहीं मिलने वाले, कहीं ना कहीं नंबर काट देंगे वो, बट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कंडीशंस। ये लिखना पड़ेगा कि पार्टिकल एम मास का जो एक आपका पोटेंशियल 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यहाँ पर जब ये पार्टिकल चलता है तो इसके साथ में एक वेव इंक्लूड होती है, तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स इसके साथ में कोई ना कोई वेव एसोसिएट है, तो उसका कोई ना कोई वेव फंक्शन होगा, मान लेते हैं वो वेव फंक्शन साई एक्स है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वी एक्स इजिकल टू 0 है जब पार्टिकल आपका इस बॉक्स के अंदर है, और वी एक्स इजिकल टू इन्फिनिटी जब पार्टिकल आपका बॉक्स के बाहर है, आउटसाइड है। बिकॉज पार्टिकल की जो वॉल्स है, इस बॉक्स की जो वॉल्स है, ये पूरी तरह हमने रिजिड और इलास्टिक मानी है, तो ये पार्टिकल जाएगा और बगैर किसी वेलोसिटी में चेंज किए हुए वापस से ये जो है कोलिजन करके लौट आएगा उसी वेलोसिटी से, और ये इसमें मूव करता रहेगा इसके अंदर ही अंदर। ठीक है, अंदर किसी प्रकार से इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है। पार्टिकल की जो आपकी विड्थ है इसके बॉक्स की वो 2a के बराबर है, और हमने इसको सिमेट्रिक लिया है बीच में एक पॉइंट O के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर 0 से -a की ओर और 0 से +a की ओर आपका जो बॉक्स है वो कैसा है, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिमेट्री है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर v - x की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पर vx की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगे, और आ भी रही है, क्योंकि इस रीजन में भी आपका vx 0 है, इस रीजन में भी आपका vx 0 है, और -0 +0 कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो वैसे की वैसे वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपन ये कहते हैं कि आपका जो है यहाँ पर, बिकॉज हम ये पार्टिकल इसके अंदर है, पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है, हम उस टाइम को तो डिसाइड नहीं कर सकते जिस टाइम पर ये पार्टिकल कहीं रह सकता। आप कभी नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ पर आपका है 10 सेकेंड पर, यहाँ पर है 20 सेकेंड पर, ऐसा नहीं कह सकते। तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पर लेते हैं। ये होती है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, और इसमें जो आपका ये फंक्शन है इस वाली कंडीशन की, ये तो रहने से मतलब नहीं, इन्फिनिटी मतलब पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो अनबाउंड कंडीशन हो जाएगी आपके लिए, अनएक्सेप्टेबल कंडीशन होगी। तो अपन इस कंडीशन के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन को, और वी एक्स बराबर 0 रख करके मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, उठा के इधर लेके आया, उसको बोल दिया मैंने के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है आपका कांस्टेंट है 2me/h, इसको मैं निकलवा चुका हूँ। के इज इक्वल टू अपन जानते हैं कितना होता है 2π/λ होता है। लेमड़ा की जगह आप h/p रखोगे, p की जगह क्या रख दोगे आप, p की जगह आप रख दोगे कितना, यहाँ से 2me, p² बराबर अंडर रूट p² बराबर 2me होता है आपका ये।
है ना। तो पी स्क्वायर बराबर √2m और सॉल्व कर करा के इसको h अपॉन में 2 पाई या 4 पाई बनेगा, मतलब h कट स्क्वायर अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं। h कट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, h कट होता है h अपॉन में 2 पाई के इक्वल ये होता है। तो ये हो जाता है 2me अपॉन में, इस प्रकार से हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ से बिल्कुल इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैंने इसी प्रकार से लिखा है, याद रखना ये आपकी वैल्यू होती है के स्क्वायर की। अब यहाँ से मान लेते हैं कि भाई ये जब अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन आई है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ना। सॉल्यूशन आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हो मैथमेटिक्स में, पार्शियल पी प्लस सी एफ, पार्शियल इंटीग्रेशन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उससे मैंने निकाल रखा है, लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ पर रखना है। इसका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा ये वाला साइन एक्स और कॉस एक्स की टर्म में। अब अपन बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा देते हैं। मैं कहता हूँ प्लस ए और माइनस ए पर, बिकॉज पोटेंशियल इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपका वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर उसी कंटिन्यूटी से मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब मैं इस वैल्यू को जब प्लस ए रखता हूँ इसके अंदर यहाँ लाके, तो प्लस ए से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जो प्लस ए बन गया और साइन एक्स की जगह जीरो रख दिया। जब मैं माइनस ए लाके रखता हूँ तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। और 4 और 5 इक्वेशन आपको मिल जाती है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू आती है, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू के रूप में मिलता है। तो दो बस कंडीशंस इस इक्वेशन के लिए निकल के आती है। इन दो कंडीशंस के कारण से हमारे पास दो रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं हमारे ऊपर। क्या रेस्ट्रिक्शन लगता है इसके कारण से कि ए और बी एक साथ जीरो कभी नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गए एक साथ तो आपका साइन एक्स भी जीरो, साइन एक्स जीरो मतलब पार्टिकल इन्फिनिटी, पार्टिकल को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है ना। सेकंड, हाँ वेव बाहर निकल सकती है, बिल्कुल वेव तो बिल्कुल है ना। हमने अपने रिफ्लेक्शन भी देखा है, ट्रांसमिशन भी देखा है उसका, लेकिन ये वॉल रिजिड वॉल है आपकी, वहाँ वो आपका जो अपन पोटेंशियल स्टेप वगैरह ले रहे थे अपन उसमें, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये प्लस माइनस बराबर साइन एक्स बराबर ए साइन के एक्स बराबर ये पूरा। अब फिर से मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये साइन के बराबर एन डैश, सॉरी यहाँ पर दोनों कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, और साइन के एक्स और कॉस के एक्स भी जीरो नहीं हो सकते। मैं एक करता हूँ, इसको जीरो ले लेता हूँ और इसको जीरो ले लेता हूँ, बी को नॉन जीरो, और फिर बी को जीरो लेता हूँ, ए को नॉन जीरो लेते हुए जो है साइन के एक्स को जीरो ले लेता हूँ। तो ये कंडीशन दो कंडीशंस लग जाती है हमारे ऊपर इस रेस्ट्रिक्शन के कारण से। तो पहली कंडीशन से कॉस के बराबर जीरो लेता हूँ, और जीरो वैल्यू कॉस में किसकी होती है, कॉस पाई बाई टू, कॉस 3 पाई बाई टू, कॉस n पाई बाई टू, ये रख देता हूँ और ए को इधर ले आता हूँ, कंपेरिजन करके हट जाएगा और के इज इक्वल टू बन जाएगा इतना। n इज इक्वल टू क्या आपका 135 है। साइन एक्स लिख देता हूँ मैं, वैल्यू को उठा के इसमें रख देता हूँ, तो साइन एक्स ये तो जीरो हो जाता है और ये बच जाता है, ये रख दिया, ये इक्वेशन 11 मिल जाती है। इसी प्रकार 9 इक्वेशन से मैं अगेन इसमें बी बराबर जीरो रखता हूँ, बट मेरे पास 9 इक्वेशन साइन के बराबर इतना है, जीरो है, और जीरो कब होता है, तो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एन डैश पाई के लिए, तो के डैश बराबर ये। बट यहाँ से एन डैश की वैल्यू इतनी है, और लेकिन मैं इसको इस टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर 2n डैश को मैं बांध लेता हूँ कितना n, तो ये n इज इक्वल टू इतना, और ये अपने पास मिल जाता है, जहाँ n डैश बराबर 2n, और n की वैल्यू 1 2 3 के लिए n की वैल्यू, n डैश की वैल्यू 1 2 3 के लिए n की वैल्यू 2 4 6 हो जाएगी। और ये मुझे मिलता है इस वैल्यू को, और b बराबर 0 को इसमें पुटअप करता हूँ मैं, तो ये कितना बन जाता है बस a साइन, और वो बन जाता है मेरे पास में। अब a और b यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं, जिसको यूज़ करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपकी ये होती है, इसका स्टार और इसी फंक्शन इन दोनों का मल्टीपल 1 के इक्वल होना चाहिए इस रेंज के अंदर। यहाँ पर एक्चुअली देखें तो ये हमको प्रोबेबिलिटी मिलती है इसकी, और प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की सबसे ज़्यादा, पार्टिकल की कहाँ होती है, इस पार्टिकल की यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से उस प्रोबेबिलिटी को अपन यहाँ से देख लेते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ से ये 1 के इक्वल होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, वही आ रही है यहाँ पर। इसका स्टार वापस से बी स्क्वायर, इसका कोई आयोटा टर्म है नहीं, इसलिए वापस ऐसा कैसा ये बाहर निकल जाएगा, और ये 1 माइनस साइन 2n पाई एक्स अपॉन में 2a dx बराबर 1 आ जाएगा। अब ये जो होता है ना आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, ये आपका 0 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा, ये भी आपका 0 होता है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये, तो dx बचेगा, तो dx का होता है x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2a बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b स्क्वायर a इज इक्वल टू इतना, और b इज इक्वल टू 1 अपॉन में a। फिर इसी प्रकार से इक्वेशन 11 में वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो 11 इक्वेशन वैल्यू पुटअप करने के बाद अगेन 13 इक्वेशन लेता हूँ, और इसी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू इतनी आती है। तो ये मेरे पास दो वेव फंक्शन मिल जाते हैं, साई एम एंड साई एन। ये दो कंडीशंस हमें मिलती है इस पोटेंशियल 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के लिए, दो फंक्शन मुझे मिल जाते हैं। अब हम इसकी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में हम इसकी ऑर्थोगोनलिटी की भी बात करेंगे, और 2 ऐसे केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपका नॉन
ये जब जीरो नहीं बराबर नहीं था, मतलब नॉन सिमेट्री वाली कंडीशन में हमको फाइंड आउट नहीं हुए थे, और इसके लिए हम यहाँ पर कर्व भी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल खींचेंगे। तो ये इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, और थोड़ी थ्योरी भी